गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपने स्टार्ट किया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी में अपने ब्लड्स के टाइप्स की बात करी थी और अपने बात करी थी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो किस तरह से होता है। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में अपने ग्रुप्स की बात कर ली थी, इसके एंटीजन एंटीबॉडी की बात कर ली थी। अब एक चीज़ कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। ये डिस्कस अपने कर चुके हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड्स का जो फ्लो होता है वो किस में होता है, क्लोज्ड डक्ट्स के अंदर होता है। क्लोज्ड फ्लूइड्स फ्लोज इन द क्लोज्ड डक्ट्स। क्लोज्ड डक्ट्स के अंदर ब्लड का जो होता है वो फ्लो होता है। और इसके अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो ह्यूमन है। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है वो सेल्स और टिश्यूज़ के बीच में फ़्लो करता है। यानी इसमें स्पेशल टाइप की जो डक्ट्स जो होती है वो एब्सेंट होती है, यानी प्रेजेंट नहीं होती। यानी ब्लड का फ़्लो जो होता है वो डक्ट्स के अंदर नहीं होता है। इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो इंसेक्ट्स हैं और मोलस्कस और इंसेक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब आता है इसमें कि जो आपके इनहेरिटेंस है ब्लड का, यानी ब्लड की अगर जेनेटिक्स ऑर्डर की मैं बात करूं कि ब्लड का इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, यानी ब्लड का जो इनहेरिटेंस की जो है नियम जो है या जो लॉ जो है वो मेंडल लॉज को फॉलो नहीं करता। किसको? मेंडल लॉज को फॉलो नहीं करता है, यानी मेंडल लॉज के अकॉर्डिंग नहीं होता। यह कोडोमिनेंस पे की तरह होता है। जैसे कोडोमिनेंस, इसके अपने आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि कोडोमिनेंस के लॉ को फॉलो करता इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप किसको फॉलो करता है? कोडोमिनेंस के लॉ को फॉलो करता है। तो इसके अंदर जो होती हैं वो 3 तरह के जीन्स पे डिपेंड होता है कि ब्लड की जो इनहेरिटेंस होती है। जैसे एक का होता है IA और I0 होता है। इसी तरह B का जो होता है वो IB और IB0 को I0 बोलते हैं, या B अपने इसको क्या बोल सकते हैं, IO बोल सकते हैं। AB का इसी तरह IA और IB होता है। और इसी तरह O का जो होता है IO और IO होता है। ये इनका डोमिनेंस या इनहेरिटेंस इफेक्ट जो होता है वो होता है। अब अपने इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से जो इनका कोडोमिनेंस इनहेरिटेंस जो होता है वो देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक में फादर का जो ब्लड ग्रुप है A है और मदर का B है, तो इनके जीन्स अगर अपने देखें तो IA और I0 होगा। इसी तरह B की मैं बात करूं तो IB और I0 होगा। जब अपने इसका चार्ट बनाते हैं, चेकर बोर्ड जब बनाएंगे तो इसमें ब्लड ग्रुप्स कैसे आएंगे, IA I0 और IB और I0। तो क्या हो गया, IA IB IB I0 यानी IO, IA IO या I0 भी बोलते हैं, IO IO या I0। तो इसका जो नेक्स्ट जनरेशन का ब्लड ग्रुप हो क्या हो सकता है, AB हो सकता है, B हो सकता है, A हो सकता है और O हो सकता है। यानी चारों तरह के ब्लड ग्रुप जो हैं वो हो सकते हैं यदि इसमें मदर और फादर की हो। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन का जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो निकाल सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल और देखें अपने कि मदर और फादर दोनों का ही अगर ब्लड ग्रुप AA हो, तब इसका क्या नेक्स्ट जनरेशन पे इफ़ेक्ट होगा। अगर
तो ये इसमें क्या बनेंगे, जीन्स होंगे इसके IA I0। और जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उस जनरेशन का ब्लड ग्रुप जो है वो किस तरह से होगा, IA IO IA IO। तो IA हो जाएगा और IA IO हो जाएगा और IA IO हो जाएगा और IO हो जाएगा। यानी 3 जो चाइल्ड होंगे उनका ब्लड ग्रुप जो होगा वो A हो सकता है और एक का जो है वो ब्लड ग्रुप O हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर रहेगी, ये पॉसिबिलिटीज़ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर रहेगी। ये चीज़ें जो होती है वो अपने को देखने को मिलेगी। अब इसमें अपने बात करें RH फैक्टर की। RH फैक्टर जो है वो आपको पहले मैंने डिस्कस भी किया था कि RH फैक्टर जो है वो RH फैक्टर या इसको RH सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। RH फैक्टर जो है वो एक कोरल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट का नाम है, लैंडस्टीनर एंड वीवर, लैंडस्टीनर एंड वीवर इन्होंने 1940 के अंदर एक मंकी है, उस मंकी का नाम था रिसेस मंकी। उस मंकी के अंदर जो है वो RH फैक्टर की डिस्कवरी की गई थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, RH फैक्टर बोलते हैं रिसेस मंकी के नाम पे। जिसके अंदर ये ब्लड जो होता है प्रेजेंट होता है उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें RH फैक्टर जो है नॉट ब्लड फैक्टर, जिसके अंदर RH फैक्टर एब्सेंट रहता है उसको RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला बोलते हैं। इसीलिए जो है अपने ब्लड ग्रुप का डिवाइडेशन जो है वो अपने A पॉजिटिव, A नेगेटिव या AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव जो है वो बोल देते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस के चार्ट जो हैं वो किसको शो करते हैं, RH फैक्टर की प्रेजेंस को शो करते हैं, RH फैक्टर की प्रेजेंस को शो करते हैं। अब RH फैक्टर की प्रेजेंस को शो करते हैं। अब अगर अपने मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर लगभग 93% लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर 93% लोग जो हैं उनके अंदर क्या है, RH एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होती है। और वर्ल्ड के अंदर 85% लोग जो हैं उनके अंदर RH जो होती है वो प्रेजेंट होती है, यानी RH पॉजिटिव होते हैं। जिनमें RH बाहर इंडिया के अंदर जो होते हैं वो 7% लोग जो हैं वो RH नेगेटिव हैं, ठीक है ना। इंडिया के अंदर 7% लोग हैं, यानी 93% पॉजिटिव हो गए तो 7% क्या हो गए, RH नेगेटिव हो गया। और वर्ल्ड के अंदर जो है वो कितने 85% हो गए, तो नियर अबाउट 15% लोग जो हैं वो कैसे हो गए, RH नेगेटिव हुए। ये वर्ल्ड का डेटा है और ये इंडिया का डेटा है, ठीक है। अब इसके बाद में एक बात और देखें कि अगर एक जनरेशन ऐसी है कि उस जनरेशन में एक कपल जो है जिसमें एक अपने जेंट्स मान लें कि RH पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, जब इनके आपस में शादी हो जाती है तो इसके अंदर क्या होता है कि RH फैक्टर जो होता है वो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के अंदर आती है जो RH पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये जनरेशन कैसी होगी, RH पॉजिटिव होगी। तो इस जनरेशन के RH पॉजिटिव होगी तो ये जनरेशन तो नॉर्मल फॉलो, यानी फर्स्ट चाइल्ड जो होगा वो कैसा होगा, इनका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो लेकिन जब सेकंड बेबी इसके अंदर आता है तो सेकंड बेबी भी क्या होता है, RH पॉजिटिव होता है। तो ये बेबी जो होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। ये बेबी जो होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और डेथ हो जाती है। इसी डिजीज़ को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस डिजीज़ बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस डिजीज़ बोलते हैं। और इसके फर्स्ट चाइल्ड जो है वो नॉर्मल ग्रो कर सके, इसके लिए इसके 72 आवर्स के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिस इंजेक्शन को क्या बोलते हैं, अपने रोहोगम बोलते हैं या एंटी-डी का इंजेक्शन बोलते हैं, एंटी-डी का इंजेक्शन बोलते हैं या रोहोगम बोलते हैं। तो एक ऐसा कपल जो उसमें एक जो है वो RH पॉजिटिव होगा और दूसरा RH नेगेटिव होगा, तो वो नॉर्मली शादी के जो होते हैं वो आपस में
मतलब करने के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल कपल नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि इनमें फर्स्ट चाइल्ड जो होता है नॉर्मल होता है, लेकिन अगर सेकंड बेबी जो होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है। और इसके अंदर एक डिजीज़ होती है जिसको अपने अर्थ्रोब्लास्टोफर्टिलिस डिजीज़ बोलते हैं। ये सब इस तरह की चीज़ जो होती है वो क्यों होती है, क्योंकि RH नेगेटिव मदर जो होती है, जब फर्स्ट चाइल्ड तो RH पॉजिटिव हो गया, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम जो होती है वो कब होती है, RH फैक्टर के कारण होगी। और RH फैक्टर जो है, RH पॉजिटिव डोमिनेट है और RH नेगेटिव जो है वो रिसेसिव वाला फॉर्म में है। जब फर्स्ट चाइल्ड जो होता है वो RH नेगेटिव मदर रिसीव करेगी RH फैक्टर को, फादर से आएगा, क्योंकि मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी तो RH पॉजिटिव फैक्टर जो है वो मदर किससे रिसीव करेगी, फादर से रिसीव करेगी। और चाइल्ड के बर्थ के टाइम क्या होगा, RH एंटीजन जो है वो मदर के ब्लड के अंदर इंटर कर जाएगा। किसमें, RH पॉजिटिव वाला फैक्टर जो है वो मदर के ब्लड के अंदर इंटर कर जाता है। और ब्लड के अंदर इंटर करने से RH एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटी RH एंटीबॉडी जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं एंटीजन के कारण। RH एंटीबॉडी बनेगा तभी तो वो RH पॉजिटिव होएगी। और एंटीबॉडीज जो हैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते फर्स्ट चाइल्ड के टाइम, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते फर्स्ट चाइल्ड के टाइम, लेकिन जब सेकेंड जनरेशन जब आएगी तो मदर के ब्लड से होते हुए ये प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ तक पहुँच जाते हैं, फीटस तक पहुँच जाते हैं और उसके RBCs को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। क्या कर लेते हैं, RBCs को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और अब जब RBCs को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं तो बेबी बॉर्न जो है और जो न्यूली बॉर्न बेबी जो है उसमें एर्थ्रोब्लास्टोफर्टिलिस डिजीज हो जाती है। इस तरह के बच्चे जो होते हैं या तो ऑन द स्पॉट वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है, यानी सर्वाइव नहीं कर पाते, या वो सर्वाइव करेंगे तो वो एनीमिक पेशेंट होते हैं, यानी उनके अंदर जो होती है ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। तो इस तरह से इनको क्या इंजेक्शन लगवाया जाता है, जब फर्स्ट डिलीवरी होती है उनकी 72 आवर्स के अंदर अंदर रोगम या एंटी-D का इंजेक्शन लगाया जाता है इनको। तो ये एर्थ्रोब्लास्टोफर्टिलिस डिजीज है इस तरह से। अब अगर अपने नेक्स्ट देखें इसमें कि ब्लड जो क्लोटिंग जो है वो क्या होती है, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग जो है वो क्या होती है। अब इसके बाद में हार्ट और आपका सर्कुलेशन का सिस्टम रहता है वो अपने बाद में करेंगे। अब ब्लड क्लोटिंग जो होती है वो क्या होती है। अब ब्लड के जो कंटेंट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ब्लड बाहर आता है ब्लड वेसल्स से, तो जैसे ही बाहर आता है तो बाहर आने के बाद में वो वेसल्स से जैसे ही ब्लड बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद में जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, क्लोट बोलते हैं। और इस फॉर्मेशन को, जब वो क्लोट बना ब्लड वेसल से बाहर आने के बाद में, इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, कोंगुलेशन बोलते हैं, यानी इसको ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोंगुलेशन भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि कोंगुलेशन के टाइम जो सबसे पहले अपने क्या होएगा, जब टिश्यू इसमें क्या होता है, डैमेज हो जाता है। टिश्यू क्या हो जाता है, जब डैमेज हो जाता है तो इससे थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, जब टिश्यू डैमेज हो जाता है तो डैमेज होने पर इससे एक थ्रोम्बोप्लास्टिन का सीक्रेशन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का सीक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये किससे, प्लेटलेट्स डैमेज होएगी तभी होएगा। अब इसके बाद में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से, जो कैल्शियम आयन जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्या करते हैं, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन थी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को क्या करते हैं, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं।
यानी इसको भी एक्टिव कर देते हैं। ये सोल्यूबल था फाइब्रिनोजन, ये सोल्यूबल फॉर्म में होता है, तो ये फाइब्रिन जो है वो इनसोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है, इनसोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एक तो कैल्शियम आयंस है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव होता है यहाँ पे आने के बाद में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फाइब्रिन इनसोल्यूबल फॉर्म में आया, और इसके फाइब्रिन के साथ में क्या मिल करके, कैल्शियम मिलने के बाद में फाइब्रिन के साथ कैल्शियम आयंस जो हैं वो मिल जाएंगे, और कैल्शियम आयन के बाद मिलने के कारण ये क्या बनाते हैं? फाइब्रिन फाइबर्स का एक नेटवर्क बनाते हैं, फाइब्रिन फाइबर्स का एक नेटवर्क बनाते हैं ब्लड कार्पसेल्स के साथ में। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? ब्लड का क्लॉट बन जाता है। यानी सबसे पहले क्या होगा? टिश्यू डैमेज होएगा या प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्रेकिंग होगी, उसके बाद में थ्रोम्बोप्लास्टिन का यहाँ से सिक्रेशन होगा, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होगा? कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने का काम करता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो बाद में इस पे कैल्शियम आयन के और मिलने से ये प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में आएगा, और इनएक्टिव फॉर्म में आने के बाद में थ्रोम्बिन एक्टिव में बदल जाएगा। फिर इसके बाद में जो फाइब्रिनोजन इनसोल्यूबल प्रोटीन होती है वो किस में? फाइब्रिन मोनोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये नहीं है, इसकी इनसोल्यूबल फॉर्म होती है। और फिर कैल्शियम आयन के साथ मिलकर ये फाइब्रिन जो होते हैं, फाइब्रिन फाइबर आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं ब्लड कार्पसेल्स के अंदर, तो वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है, और ब्लड की जो फ्लो जो है, ब्लड का जो फ्लो है यानी ब्लड का बहना जो है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से ब्लड कोगुलेशन होता है या ब्लड क्लॉटिंग होता है। कुछ एक फैक्टर्स जो क्या करते हैं, कोगुलेशन को रोकने का काम करते हैं, उनको एंटी कोगुलेंट फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी कोगुलेंट फैक्टर बोला जाता है। लेकिन इस कोगुलेशन के प्रोसेस के अंदर फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, प्लेटलेट्स हैं, और कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से इनका मैकेनिज्म होता है कोगुलेशन के प्रोसेस का। तो अगर अपने इसके अंदर स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू द थ्रोम्बिन, एंड थर्ड स्टेप हो जाएगा फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू द फाइब्रिन। ठीक है, तो इस तरह से क्लॉट बनता है इनका कंप्लीट। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।